नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। राजस्थान में हो रहे शपथ समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के अलावा प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल होने पहुंचे। बता दें कि राजस्थान नवनियुक्त मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक चुने गए हैं। उन्होंने जयपुर की सांगानेर सीट से जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री धामी के ट्विटर हैंडल एक्स पर राजस्थान समारोह में पहुंचने को लेकर सीएम धामी की एक वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया है कि राजस्थान की नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होने के लिए जयपुर पहुंच गया हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के 11 वरिष्ठ नेताओं को सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। लंबे समय से बीजेपी के तमाम नेता सरकार में दायित्व पाने के लिए प्रयास कर रहे थे। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन आदित्य कोठारी और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इन सभी के नए दायित्वधारी की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जल्द ही अन्य बीजेपी नेताओं को भी सरकार में दायित्व देकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। उत्तराखंड के विकासनगर शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर दूसरी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है और बीजेपी में शामिल होते ही उन नेताओं को क्लीन चिट देकर ऊंचे ओहदे पर बिठाया जा रहा है, जिससे बीजेपी की करनी और कथनी साफ दिख रही है। इस दौरान जिला अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी की भ्रष्टाचार और जन विरोधी नीतियों को कांग्रेस कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाकर भाजपा के भ्रष्टाचारों की पोल खोलने का काम करेंगे। देखिए, जिस तरह से भाजपा जो है वो विपक्ष दल के जो नेता है उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, लेकिन वही नेता जब भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं, बिल्कुल दूध के धुले हो जाते हैं। तो ये जो भाजपा का दोहरा चरित्र है, ये जो दोहरी मानसिकता है, जो ये मुखौटा है, ये जो नकाब लगा के भाजपा घूमती है, तो उस मुखौटा को उतारने के लिए अब हम कांग्रेस जनों ने कमर कस ली है। और कांग्रेस हमेशा से कहती आई, लेकिन अब गांव-गांव जाके बूथ वाइज हम लोग जनता की को इनकी जो नीतियां हैं, जो भ्रष्टाचारी इनके जो कारनामे हैं, वो जनता तक जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ये सरकार के कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। सोशल मीडिया पर डाले गए आपत्तिजनक वीडियो के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार की एक युवती ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार, खानपुर के पूर्व बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैपियन समेत कई लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। तो वहीं इस मामले पर विधायक उमेश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। विधायक उमेश कुमार ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक रंजिश के चलते उन्हें बदनाम करने की साजिश की गई है। ऐसा करने वालों को कोर्ट द्वारा मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। जी, एक याचिका दाखिल हुई है जिसमें सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स और उनको वायरल करने वाले जो लोग थे, उसमें प्रणव सिंह भी थे, जितेंद्र पाठी भी थे, वो लोग भी पार्टी बनाए गए हैं, उसमें मैं भी पार्टी हूँ। और जो रिस्पोंडेंट नंबर है, क्योंकि नोटिस कल आ गया था उसका, एक महिला ने आरोप ये लगाया है कि अपनी राजनीतिक रंजिश के चलते उसको बदनाम करने का, उसके वीडियोस को जो है डॉक्टरेट करके, फेक करके, उनका इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक रंजिश को सेटल करने का प्रयास किया है प्रणव सिंह ने। और माननीय उच्च न्यायालय ने इसके ऊपर सख्त कदम उठाते हुए इसको तत्काल सभी प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा मानहानि का नोटिस भी उनको जारी कर दिया है। आप जब मोदी जी परेशान हैं अपने डॉक्टरेट वीडियो से, रश्मि मंदाना परेशान है, काजोल परेशान है, कौन परेशान नहीं है? दुनिया परेशान है। तो मैं कह रहा हूँ, देश के न्यायालय से ऊपर क्या है वो तय करेंगे ना क्या था। अगर उसमें कुछ होता तो क्या 1 घंटे के अंदर हटाने के आदेश दिए जाते? तो जो माननीय उच्च न्यायालय, और मैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि कोई महिला चली गई है, कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम तो कुछ भी कहते रहते हैं, हम कोर्ट जाते तो लोग कहते झूठ का सहारा लेकर चले गए। तो अच्छी बात है, दूध का दूध हुआ और पानी का पानी। जल्दी ही इनको सबक मिलेगा और मुझे लगता है कि इनको इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं और सुदृढ़ करने पर विशेष फोकस कर रही है। हाल ही में हुए इवेंट, आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 18,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। इससे प्रदेश के कई अस्पतालों को पीपीपी मोड से संचालित किया जाएगा ताकि मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके। वहीं उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर
आर राजेश कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग की जरूरत है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इन्वेस्टर समिट के दौरान सड़कों से हटाया गया अतिक्रमण दोबारा ना हो सके, इसके लिए पुलिस कप्तान अजय सिंह काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। लेकिन ऋषिकेश में G20 के दौरान हटाया गया अतिक्रमण फिर से सड़कों पर पसर गया है, जिस पर पुलिस के साथ तमाम विभागों के अधिकारी ध्यान देने को तैयार नहीं है। नतीजा यह है कि लाखों श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहने वाला त्रिवेणी घाट की सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। मुखर्जी मार्ग, रेलवे रोड, क्षेत्र रोड पर भी अतिक्रमण करने वालों की कोई कमी नहीं है। तस्वीरों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे फुटपाथ पर खुद कब्जा किया हुआ है। देहरादून में इन्वेस्टर समिट की तैयारियों के आपको बता दें, तैयारियों के दौरान शहर में सड़कों पर लगाई गई रेहड़ी को हटाए जाने पर कांग्रेस पार्टी नाराज नजर आ रही है। इस बात को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने धामी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि पकौड़े तलना भी स्वरोजगार है, जबकि राज्य सरकार का एजेंडा है कि सरकारी नौकरियों के जरिए नहीं बल्कि स्वरोजगार के दम पर युवाओं को स्वावलंबी बनाया जाए। लेकिन इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। साथ ही उन्होंने कहा कि धामी सरकार सभी रेहड़ी वालों को यह तो बता दे कि अब वो कहां अपनी दुकान लगा सकते हैं। आसमान फाड़ महंगाई के बीच अपने परिवार को पाल रहे सभी रेहड़ी वाले नियमित रूप से पैसे जमा कर पाते हैं और ऐसे में पुलिस प्रशासन की शक्ति के चलते इन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। करो तो कभी भी नहीं कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं शासन प्रशासन का काम है कि हर व्यक्ति को उसके हिस्से की जमीन और आसमान बता दे। आपने कहा, शासन प्रशासन और सरकारों ने, दिल्ली वाली सरकार ने, उत्तराखंड वाली सरकार ने बार बार कहा कि सरकारी नौकरियों को ना देखें, युवा स्वरोजगार करें। अब जो युवा चाउमीन ठेला लगा रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, आइसक्रीम बेच रहे हैं, गोलगप्पे बेच रहे हैं, उनको आपने नदारत कर दिया, सफाचट कर दी सड़कें आपने। तो सड़कों से आपने हटाया, चलो ठीक, लेकिन उनको कहां भेजा, कहां उनको आप इजाजत दे रहे हैं? उनके लिए कोई कोना तो होगा इस प्रदेश में। तो एक तरफ ये दोनों बातें नहीं हो सकती, ये विरोधाभासी है कि आप एक तरफ युवाओं को स्वरोजगार, मोदी जी तो पकौड़ा तलने के लिए तक कह रहे हैं, लेकिन पकौड़ा तलने के लिए तो ठेला लगाना पड़ेगा, कढ़ाई में तेल डालना पड़ेगा। कहां पर डालें यही पूछ रहे हैं कि पेट पे लात क्यों मार रहे हो, वो भी गरीबों के। अमीरों पर तो आपका बस चलता नहीं, लेकिन गरीबों के पेट में लात मारने का सवाल होता है तो भाजपा सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ी भी दिखाई पड़ती है। तो इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि रोड पे अतिक्रमण होता रहे? मैंने उसका जवाब आपको दे दिया कि हमने सड़क पर अतिक्रमण की बात ही नहीं कही है। हमने ये कहा है कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो करिए। ये जाएं तो जाएं कहां गरीब लोग? क्या गोलगप्पे वाले, चाट वाले, ये मूंगफली वाले क्या इंसान नहीं है? क्या इनके परिवार नहीं है? इनके बच्चे नहीं है जो इन्होंने पालने हैं? ये जाएं कहां? वो एरिया बता दिया जाए चिन्हित करके इनको कि आपने अपनी रेडी पटरी यहां लगानी है। हम नहीं कह रहे कि उनको सड़कों पर उतार दीजिए, लेकिन एक तरफ नेता भाजपा के कहते हैं कि स्वरोजगार करो और पुलिस प्रशासन जो है वो लाठी डंडे से उनको भगा रहा है, तो स्वरोजगार ना करे तो आखिर जाए कहां व्यक्ति? मतलब सरकार ने ये कहा कि स्वरोजगार करो तो रोड, रेडी पटरी जो भी है सारी पटरी, फुटपाथ। आप अपने प्रश्न की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। मैं आपको बहुत साफ और सटीक शब्दों में बता चुकी हूं कि मैंने नहीं कहा कि सड़क पर रेडी पटरी उतार। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 60 सालों में कांग्रेस ने देश के मुसलमानों को पीछे धकेला है। शिक्षा से लेकर हर मोर्चे पर मुसलमानों को मुख्य धारा से दूर रखा गया है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के इस बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष पर हमला बोला और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। देखिए, मैंने जिस उद्देश्य से बयान दिया है, मेरा मकसद उसमें बहुत पाक और पवित्र है। मैं मुसलमानों को लेकर के मैंने ये बात कही है कि 60 साल के अंदर मुसलमानों को कांग्रेस ने एक साजिश के तहत मुसलमानों को मुख्य धारा से काटा, उन्हें इमोशनल बनाया और जितने शहर हैं, अगर आप उठा के देखेंगे 1947 से और अब तक दंगे और फसाद होते रहे
और मुसलमानों को जो अच्छे खासे मुख्यधारा से जुड़े हुए थे, इन्होंने उन्हें एक इस तरह से इमोशनल बना करके भारतीय जनता पार्टी आएगी तो तुम्हारी सदस्यता खत्म कर देगी, आरएसएस तुम्हें 2 नंबर का शहरी बना देगी। तो मेरा सवाल ये है, ये कांग्रेस ने 60 साल के कार्यकाल के अंदर किया है। आज अगर आप आरएसएस की बैकग्राउंड को आप अगर खंगालेंगे तो वो राजघरानों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो ऐसे राष्ट्रवादी लोग हैं कि जिन्होंने राष्ट्र को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जो पेड़ पौधों की रक्षा करते हों, गौ माता की हिफाजत के लिए काम करते हों, गंगा की पवित्रता के लिए काम करते हों। मैं समझता हूं हमारा उत्तराखंड राज्य इन 3 धरोहरों को अपने अंदर समेटे हुए है, हिमालय, गाय और गंगा। और तीनों जो है तमाम भारतीय नहीं, पूरे विश्व को ये लाभान्वित करती है और प्रेरित करती हैं, उन्हें जीवन देती है। पर्यावरण और इसी पेयजल ये इंसानी जिंदगी के लिए कितने जरूरी हैं। तो मैं एक उदाहरण ये दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग और आरएसएस से जुड़े हुए लोग, उन्होंने कभी भी, जो लोग पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे, पर्यावरण की बात करेंगे, मेरा सवाल ये है, क्या वो मुसलमानों को वध करेंगे, किसी इंसान को नुकसान पहुंचाएंगे? जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं, जो दूध और खून के रिश्तों की बात करने वाले लोग हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, मोहम्मद काज़मी जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहती हूं कि धर्म का ठेका, देश का ठेका, कांग्रेस का ठेका छोड़ दीजिए। पहले ये बताइए कि मदरसों में 700 कुछ हिंदू बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं इस प्रदेश में या पूरे देश में। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां के मदरसों में 700 से अधिक हिंदू बच्चे पढ़ते हुए पाए गए हैं, और वो आपके कार्यकाल में हुआ। सालों साल से आप मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बने हुए हैं, इसलिए आप इस बात के लिए जवाब दे हैं कि क्यों मजबूर होना पड़ा हिंदू परिवार के माँ बापों को अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाने के लिए, और मदरसों में आखिर उनको पढ़ाया क्या जा रहा था। ऐसे में मैं काज़मी जी से कहना चाहती हूँ, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां लूटा कैसे। उत्तराखंड के देहरादून में नगर निगम द्वारा घर घर कूड़ा उठाना व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नए वाहनों की खरीद की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को नगर निगम के बेड़े में 25 नए कूड़ा उठान वाहन शामिल हो गए हैं, जबकि 33 नए वाहन जल्द ही नगर निगम को मिल जाएंगे। बता दें कि कूड़ा उठान वाहनों को घनी आबादी वाले क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा, जिससे शहर के क्षेत्र में वाहनों की आवृत्ति बढ़ जाएगी। बता दें कि नगर निगम ने बीते माह कूड़ा उठान वाहन का बेड़ा बढ़ाने के लिए 58 नए वाहनों को खरीद का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 25 नए वाहन नगर निगम को मिल चुके हैं। तो वहीं वर्तमान में शहर के 100 वार्डों में 150 से अधिक वाहन संचालित किए जा रहे हैं। अब जल्द ही यह आंकड़ा 200 पर पहुंच जाएगा। देखिए, शहर की सफाई व्यवस्था को और जो है अच्छे तरीके से कर पाए, उसके लिए जो है 58 वाहनों को क्रय करने की नगर आयुक्त महोदय से अनुमति ली गई थी, जिसके तहत जो है अभी जो है करीब लगभग 25-30 वाहन हमारे पास नए आ गए हैं, जिन्हें जो हमारी आउटसोर्स एजेंसीज हैं उनको जो है चरणबद्ध तरीके से जो है उपलब्ध कराई जाएगी। जिसके उपरांत हमें पूरी अपेक्षा है कि जो वार्डों में गाड़ियों की जो समय सीमा जो काफ़ी गतिमान लाए जाने के लिए आवश्यक है, वो पूरी हो पाएगी। उत्तराखंड सरकार को लाखों की चपत लगाने वाले नायब नाजिर के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। नायब नाजिर पर हल्द्वानी तहसील से 42.32 लाख रुपए गबन करने का आरोप है। बता दें कि आरोपी के खिलाफ पिछले 5 साल से जांच चल रही थी, और जब अंतिम रिपोर्ट में पुष्टि हुई तो तहसीलदार सचिन कुमार ने जिलाधिकारी वंदना के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। आरोपी मोहम्मद जफर आलम के खिलाफ धारा 409 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। एक पूर्व कार्मिक थे हमारे यहाँ पर, नायब नाजिर पद पर यहाँ कार्यरत रहे वर्ष 2009 से 2015 तक। उनके विरुद्ध एक जांच हुई थी, जिसमें उनके खिलाफ 42 लाख रुपए सरकारी धनराशि का गबन करने के आरोप लगे हैं। उसके क्रम में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। सिटी मजिस्ट्रेट में हमने उस प्रकरण में जांच की थी तथा जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार उसमें FIR दर्ज कराई गई।
और उसमें जो भी कार्रवाई होगी पुलिस विभाग द्वारा की जाएगी। सरकारी धन विभिन्न माध्यमों से तहसील को प्राप्त होता है, चाहे वो वसूली के माध्यम से हो या हम खतौनी वितरण करते हैं उसके माध्यम से या जनाधार की सेवाएं देते हैं, तो वो पैसा राजकीय कोष में जमा होता है, सरकारी खाते में जमा होता है। तो ये आरोप है कि उन्होंने उसको राजकीय कोष में जमा नहीं। उत्तराखंड के हरिद्वार पुलिस द्वारा नो पार्किंग जोन पर लगने वाले वाहनों पर नकेल कसने के लिए 5 क्रेन और 4 ड्रोन कैमरे की मदद से यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। बता दें कि हरिद्वार में बिगड़ी यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए पुलिस द्वारा हरिद्वार स्थित मायापुर चौकी से एक नई पहल शुरू की गई है, जिसमें नो पार्किंग और गलत तरीके से सड़कों पर लगाई गई गाड़ियों को क्रेन और ड्रोन कैमरों की मदद से चालान किया जाएगा, जिससे सड़कों पर जाम से तो निजात मिलेगी ही, साथ स्थानीय निवासियों को भी इसका लाभ मिलेगा। हरिद्वार में ट्रैफिक का जो अत्यधिक दबाव है वो जो देखने को मिला है, उसको देखते हुए एसपी ट्रैफिक ने एक नई पहल इसमें करी थी। इसमें लगातार हम लोगों के द्वारा कुछ प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें जो रॉन्ग पार्किंग है या गलत तरीके से कोई पार्क किया गया व्हीकल है या रॉन्ग साइड पार्किंग है, उनको वहाँ से हटाने के लिए और अगर जो ट्रैफिक का अत्यधिक दबाव है उसको मेज़र करने के लिए 2 हम लोगों के द्वारा नई पहल इसमें करी गई है। तो ड्रोन के माध्यम से हम लोगों के द्वारा जो अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्र हैं उस पर हम लोग नज़र रख सकेंगे और साथ में टोइंग अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 5 पीपीवी मोड पे नए क्रेन्स हायर किए हैं। उनको हम लोग नई जगह पर प्लेस करेंगे और जो पार्किंग गलत तरीके से की गई है उसको हम लोग वहाँ से रिमूव करने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक को इस व्यवस्था को आगे लागू करेंगे। कितने ड्रोन इसमें लगाए गए? टोटल 5 ड्रोन हम लोगों के द्वारा भी इसमें हायर किए गए हैं और अलग अलग जगह पे हरिद्वार में और कुछ रुड़की में भी हम लोग एक नए तरीके से ट्रैफिक को सुचारू करने। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरमाउंट म्यूचुअल बेनिफिट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाकर लगभग 80 लाख रुपए की ठगी करने वाले फरार इनामी आरोपी को एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पुलिस ने 15,000 का इनाम घोषित किया था। उक्त मामले का खुलासा क्षेत्राधिकारी अनुषा बड़ोला ने कार्यालय में किया। मामले का खुलासा करते हुए क्षेत्राधिकारी अनुषा बड़ोला ने बताया कि थाना खटीमा में लाखों की धोखाधड़ी का मामला वर्ष 2022 में दर्ज किया गया था, जिसमें कुछ लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया था तथा कुछ आरोपी फरार चल रहा था। इस पर आरोपी पर पुलिस द्वारा 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसकी तलाश जारी थी। देखिए, फरवरी 2022 का एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें ये पता चला था कि एक आदमी ने 6 आदमियों ने धोखाधड़ी करके एक फर्म खोली थी चिटफंड की, जो उसकी फ्रेंचाइजी उसने पूरे उधम सिंह नगर में कई जगहों पे डाली थी, जिसमें से एक पे हमने मुकदमा पंजीकृत किया था। तो हमें ये पता चला 70 से 80 लाख का फ्रॉड हुआ है, जिसमें हमने बाकी सारे अभियुक्त तो 6 थे अरेस्ट कर लिए थे, लेकिन एक उनमें से इनामी चल रहा था राधेश्याम, जो मूल निवास स्थान इसका मुरादाबाद का है। इसे हमने वहीं से अरेस्ट किया। पूरी एसओजी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है और ये 15,000 का। 5 वर्ष पहले उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में रेप की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि वारदात के बाद घटना में शामिल एक आरोपी को घटना के कुछ वक्त बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि ये 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे। बता दें कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने इन पर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था, लेकिन पुलिस को 5 वर्षों तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। 5 साल बाद अब जाकर दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रानीपुर जनपद हरिद्वार में लगभग 5 वर्ष पूर्व 2018 में घटना हुई थी, जिसमें कि एक महिला के साथ में रेप किया गया था और विरोध करने पर उसके भाई को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस केस में 3 मुख्य अभियुक्त थे, जिनमें से एक अभियुक्त घटना के कुछ समय बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था और 2 अभियुक्त थे वो पिछले 5 वर्षों से फरार चल रहे थे। इनमें से जो इन दोनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। तो इनमें से जो एक अभियुक्त था, इसको लगभग 15 दिन पूर्व एसटीएफ की टीम के द्वारा बिजनौर से गिरफ्तार किया गया था, जो कि साधु का वेश बनाकर कहीं मंदिर में रह रहा था। उसी पर आगे काम करते हुए जो तीसरा अभियुक्त था, उसको भी पकड़ने में एसटीएफ की टीम के द्वारा सफलता हासिल की गई है और कल देर रात को हरिद्वार में रानीपुर क्षेत्र से ही उसको गिरफ्तार किया गया है।
इस पर 50,000 रुपये का इनाम था और लगभग पिछले 5 वर्षों से फरार चल रहा था। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।